मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना फ्री कोचिंग क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। हम लोग इसके पहले जो भी क्लास लिए उसमें मॉडर्न हिस्ट्री हम लोगों ने समाप्त कर लिया है। आज से हम लोग एक नए इतिहास की तरफ मध्यकालीन इतिहास यानी मेडिवल हिस्ट्री के सिलेबस और शुरुआती आक्रमण जो भारत पे अरबों और तुर्कों का प्रारंभिक आक्रमण हुआ उस पे बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देख लें कि मध्यकालीन इतिहास में जब सल्तनत काल की बात आती है, जैसे मध्यकालीन इतिहास को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक सल्तनत काल और दूसरा मुगल साम्राज्य। जब सल्तनत काल की बात आती है तो उसमें हम ये देखते हैं 5 राजवंशों ने शासन किया और मुगल साम्राज्य में केवल मुगलों ने ही शासन किया। उन्हीं के वंशज पीढ़ी दर पीढ़ी 1857 तक रहे। तो स्टार्ट हम लोग अरब आक्रमण से और फिर सल्तनत काल का प्रारंभिक दौर जो है वहां से हम लोग करते हैं। तो पहले ये देख लिया जाए कि किन किन शासकों को पढ़ना है। तो उसमें मध्यकालीन इतिहास, क्या मेडिवल हिस्ट्री, ठीक है, ये हम लोगों का। अब इसमें जो पहला पॉइंट होगा वो होगा भारत पर अरब आक्रमण। ठीक है, दूसरा होगा भारत पर तुर्कों के आक्रमण। अब इस अरब आक्रमण में प्रारंभिक आक्रमण यानी 636 में अरब व्यापारियों का जो आक्रमण मुंबई के पास थाने पर हुआ, व्यापारिक आक्रमण था, ये ध्यान रखिएगा। वो व्यापारिक दृष्टि से था, कोई राजनीतिक सत्ता हथियाने के लिए नहीं था, व्यापारिक अधिकार को लेकर के था। वो पहला है अरबों का आक्रमण। ठीक है, वहां से लेकर के यानी 636 ईस्वी से लेकर 712 ईस्वी तक यानी मुहम्मद बिन कासिम के आक्रमण और इनके द्वारा सिंध विजय, यानी मोहम्मद कासिम के द्वारा सिंध के शासक दाहिर पर कैसे विजय प्राप्त की जाती है, इसकी चर्चा हम लोग यहां पर करेंगे। यानी इस्लामिक जगत के द्वारा भारत के एक हिस्से पर अपने साम्राज्य की स्थापना इस टाइम पर। ठीक है, तुर्कों के आक्रमण की जब बात आती है तो इसमें 2 व्यक्ति आते हैं। पहला आता है महमूद गजनवी। इतिहास का प्रथम सुल्तान। ठीक है, तो महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण तो किया लेकिन सत्ता स्थापना नहीं की। भारत पर आक्रमण का मूल उद्देश्य गजनवी का धन की लूट था। जिहाद घोषित किया इसने, भारत पर आक्रमण को जिहाद की संज्ञा दी। गजनवी के साथ जो इतिहासकार आए, जो इसके दरबारी इतिहासकार, 4 लोगों का विशेष नाम मिलता है, उतबी, बैहाकी, फिरदौसी और अल-बरूनी। ठीक है, ये 4। तो इसमें उतबी का उल्लेख किया आता है कि जो युद्ध किए गए, आक्रमण किए गए, ये सब जिहाद था इस्लामिक जगत के प्रसार के लिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिखता है। हम लोग यही देखते हैं कि गजनवी का आक्रमण मूलतः सिर्फ और सिर्फ धन की प्राप्ति का उद्देश्य था, ताकि वह भारत से प्राप्त धन के माध्यम से अरब जगत को पूर्णतः विजित कर सके। ठीक है, दूसरा जो शासक आता है वो आता है मोहम्मद गोरी। भारत पर साम्राज्य की स्थापना इसी के द्वारा की गई। ठीक, और गोरी के मृत्यु के बाद ही भारत पर चालू होता है सल्तनत काल का प्रारंभ। ठीक है, अब सल्तनत काल में भी हम लोग जब देखते हैं सल्तनत काल 1206 से 1526 ईस्वी तक ये टाइम पीरियड है। अब इस 1206 से 1526 के बीच में 5 राजवंश
शासन करते हैं, जिनमें पहला ममलूक सुल्तान। इन्हीं को पूर्व में दास सुल्तान भी कहा गया। ठीक। दूसरे हुए खलजी राजवंश। तीसरे हुए तुगलक राजवंश। चौथा सैयद वंश। और अंतिम है लोधी वंश। ये 5 शासक। ठीक है। जब ममलूकों की बात की जाती है या दास सुल्तानों की बात की जाती है, तो पहले हम लोग इस पूरे समय पीरियड को हम दास सुल्तानों की संज्ञा देते थे। लेकिन चूंकि इसमें अधिकतर सुल्तान दास नहीं है, कुछ ही सुल्तान दास हैं, और ऐसे भी हैं कुछ जिन्होंने सत्ता पर बैठने से पहले ही दासता से मुक्ति प्राप्त कर ली थी। कुछ सत्ता पर बैठने के बाद मुक्त हो गए। सिर्फ बलबन को छोड़ दिया जाए तो प्रत्येक सुल्तान इसमें गद्दी पर बैठने के अवसर पर, बलबन और ऐबक दो को छोड़कर जितने भी गद्दी पर आए, वह गद्दी पर बैठने के अवसर पर दास नहीं थे। ऐबक 1206 में गद्दी पर बैठता है, लेकिन 1208 में ऐबक को भी दासता से मुक्ति मिल गई। लेकिन सिवाय बलबन के कोई ऐसा नहीं था जो अपने अंतिम समय में दास रहा हो। बलबन को कभी दासता से मुक्ति नहीं मिली, तो उसने एक ऐसा राजत्व प्रदान कर दिया कि कोई भी उसके दास सुल्तान होने की ओर ध्यान ही नहीं दे सकता। ऐसा तेज, ऐसी चीजें, दैवी राजत्व की उत्पत्ति, बहुत सी बातें आ गई उसमें। ठीक है। दूसरा, जब इसमें देखते हैं हम लोग, तो इसमें 3 वंश, एक तो ऐबक, और ऐबक के पुत्र की कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक का एक बेटा भी था, जो कुछ समय के लिए लाहौर में गद्दी पर बैठा, आराम शाह। ऐबक के बाद ऐबक के दामाद इल्तुतमिश ममलूक सुल्तानों में सबसे ज्यादा टाइम पीरियड तक शासन इल्तुतमिश के ही परिवार के लोगों ने किया, और इकलौता यही था ममलूक सुल्तानों में जिसे खलीफा से अपनी सत्ता की मान्यता भी मिली। इल्तुतमिश के वंशजों में रुकनुद्दीन, फिरोज शाह, रजिया सुल्तान, संपूर्ण मध्यकालीन इतिहास में दिल्ली की एकमात्र महिला शासिका, रजिया के बाद बहराम शाह, बहराम शाह के बाद मसूद शाह, और लास्ट नासिरुद्दीन महमूद। ठीक है, ये है। अब इल्तुतमिश के बाद ये बलबन। ठीक है। बलबन के बाद कैकुबाद, और कैकुबाद के बाद क्यूमर्श। ये पीरियड रहा दास सुल्तानों में। केवल इतने ही सुल्तान आए, इनके अतिरिक्त तो कोई और नहीं आया। ऐबक और आराम शाह का अगर हम लोग टाइम पीरियड देखें तो 1206 से 1211 तक, मिड 1211। ठीक। अब अगर इसके वंश इल्तुतमिश के वंश का संपूर्ण शासन देखा जाए तो वो 1211 से 1265 तक। बलबन के वंश का अगर टाइम पीरियड देखा जाए तो 1265 से 1290 तक। ये हो गया दास सुल्तानों की बात। ठीक है। अब दास सुल्तानों के बाद आते हैं खलजी राजवंश। ये तुम कर दे। खलजी राजवंश। इन खलजियों में अगर हम प्रमुख सुल्तान देखें तो संस्थापक हैं
जलालुद्दीन खलजी। जलालुद्दीन की खलजी की हत्या करके इनके भतीजे व दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने शासन की स्थापना की। अलाउद्दीन खलजी अलाउद्दीन खलजी की अंतिम अवस्था में एक एक दो दो तीन तीन महीने के लिए 2-3 शासक आए, जिसमें शिहाबुद्दीन उमर, मलिक काफूर और इसी के बाद मुबारक शाह खलजी और मुबारक का एक दामाद खुसरो शाह। और इनका टाइम पीरियड था 1290 से 1320 तक, यानी 30 वर्ष। यानी खलजी वंश कुल 30 वर्ष तक शासन में। अब खलजी वंश के बाद तुगलक, इनमें सबको नहीं पढ़ना है, कुछ ही को पढ़ना है। तुगलक सल्तनत कालीन राजवंशों में सबसे ज्यादा समय तक शासन तुगलकों ने किया सल्तनत पीरियड में। इसमें देखिए, गयासुद्दीन तुगलक, मुहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। ये 3 प्रमुख सुल्तान हैं। अंतिम बीच में 2-3 शासक हुमायूं आए, ठीक है, फिरोज आए, 2-3-4 सुल्तान छोटे छोटे समय के लिए आते हैं। लेकिन 1394 में नासिरुद्दीन, दूसरा नासिरुद्दीन महमूद, इसी के समय तैमूर का आक्रमण भी हुआ। तो ये 4 सुल्तान ऐसे हैं, क्योंकि नासिरुद्दीन महमूद के समय दिल्ली के शासक बहुत कमजोर हो चुके थे, साम्राज्य का विभाजन हो चुका था छोटे छोटे हिस्सों में। और नासिरुद्दीन के समय में जो तत्कालीन इतिहासकार हैं वो इनके विषय में ऐसा कहते हैं कि विश्व के प्रजापालक सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद का साम्राज्य दिल्ली से पालम तक फैला हुआ है। पालम बगल में ही है हवाई अड्डा, यानी कि महत्वहीन शासक हो गया था। साम्राज्य नहीं था, सेना नहीं थी, आर्थिक दशा खराब थी, कोई भी आए लूट के चला जाए, ये स्थिति थी इनकी। इनका जो टाइम पीरियड है वो 1320 से 1414 तक, ये तुगलक। ठीक, तुगलकों के बाद सैयद वंश, इसमें 4 शासक, खिज्र खां, मुबारक शाह, मुहम्मद शाह, आलम शाह, ये 4 शासक। और इनका टाइम पीरियड था 1414 से 1451। ठीक है, अब लास्ट जो बचते हैं वो है लोदी। लोदियों में भी जब हम देखते हैं तो कुल 3 शासक हुए। पहले हुए बहलोल लोदी, दूसरा हुआ सिकंदर लोदी और अंतिम शासक हुए इब्राहिम लोदी। ये 3, इनका टाइम पीरियड था 1451 से 1526 तक। ठीक है, ये टाइम पीरियड
और इन 5 राजवंशों ने संपूर्ण सल्तनत काल में कभी उतार कभी चढ़ाव, कभी उतार कभी चढ़ाव, यानी कभी शासक बहुत शक्तिशाली, उसके वंशज बहुत कमजोर, कभी दूसरा वंश आया, उसके शासक बहुत शक्तिशाली, उसके वंशज इतने निकृष्ट, इतने कमजोर हो गए कि सत्ता गंवा बैठे। तो ये चीज चलती रही। इसी में प्रांतीय राजवंशों का भी उदय हुआ, पतन हुआ, उदय हुआ, पतन, ये सारी चीजें आई। ठीक, तो सल्तनत काल में हमें केवल इन्हीं को पढ़ना है। तो आज हम लोग कोशिश ये करें कि ये चीज तो नहीं हो सकती आज के समय में, लेकिन ये जो है ये हो सकता है, इसको हम लोग आज पढ़ सकते हैं। ठीक, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं भारत पर इस्लामिक आक्रमण के साथ, यानी अरब आक्रमण से। देखिए, भारत पर अरबों का आक्रमण, भाई सुनने में तो यही आ रहा है, अरबों ने भारत पर आक्रमण किया, इसका मतलब है अरबों के साथ हमारा बहुत अच्छे संबंध नहीं रहे होंगे, तभी तो आक्रमण किया। और जब उन्होंने आक्रमण किया तो हमने प्रतिवाद भी किया। प्रारंभिक लगभग 36 से 12 यानी 75 वर्षों तक जो भी आक्रमण हुए उनका सफल रूप से मुकाबला किया गया, उन आक्रमणों को विफल किया गया और तुर्कों को अरबों की पराजय हुई और वो भारत पर अधिकार नहीं कर सके। लेकिन 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया, राजा दाहिर, सिंध के शासक राजा दाहिर को पराजित किया और सिंध पर इस्लामिक सत्ता की स्थापना हो गई। ये चीजें काफी हो सकती है। ठीक है, अब देखिए, ऐसा नहीं था, अरब आक्रमण से पूर्व भारत का अरबों के साथ संबंध नहीं था। उससे पूर्व भारत का अरबों के साथ संबंध था और वह संबंध बहुत मधुर था और दूसरी चीज व्यापारिक था। जैसे भारत में मालाबार तट, ये है भारत का पश्चिमी तट और ये भारत का पूर्वी तट। और भारत का जो ये क्षेत्र है इसी को हम मालाबार तट, ये खंभात की खाड़ी और कैम्बे की खाड़ी, ये सब तटवर्ती क्षेत्र थे। यहां कन्याकुमारी, अरब प्रायद्वीप। ठीक है, अब भारत से जब हम व्यापार की बात करते हैं तो ये क्षेत्र कहते हैं इन छोटे से तटवर्ती नगरों में अरब लोग निवास करते थे। पहले ही जब इस्लाम का उदय नहीं हुआ था उस समय से पहले अरब लोग निवास करते थे। इनका काम क्या था? व्यापार करना। क्यों व्यापार करते थे? व्यापार क्यों करते थे? जब हम अरब की भौगोलिक दशा देखते हैं ठीक, तो वहां जो भूमि है, जो क्षेत्र है, बड़ी उत्पादक है, इतनी अच्छी खेती लहलहाती है कि आप कुछ पूछे ना। ऐसा तो है नहीं, है ऐसा नहीं है। सामान्यतः ये अरब का क्षेत्र सूखाग्रस्त है। इस सूखाग्रस्त क्षेत्र में रेगिस्तान ज्यादा है, पहाड़ी एरिया, रेगिस्तान, यही सब चीजें हैं। इन क्षेत्रों में खेती नहीं हो सकती।
और अगर इन क्षेत्रों में खेती नहीं हो सकती तो फिर करेंगे क्या? इसीलिए अरब के लोग पशुपालन और व्यापार पर ही अपनी जीविका का निर्वाह करते थे। ठीक है, अब समस्या यह है कि मान लो व्यापार ना करें, केवल पशुपालन करें। भाई व्यापार नहीं करते हैं, केवल पशुपालन करते हैं, तो पशुपालन से जीविका तो चली जाएगी। क्यों नहीं चल जाएगी? कैसे चल जाएगी? भाई पशुपालन करेंगे तो पशुपालन से आय हो सकती है। भाई बड़ा डेयरी फार्म खोल दिया, आय तो होगी ही होगी। नहीं, अरब के अगर सभी नागरिक पशुपालन करते हैं, भाई पशुपालन जीविका तो हर व्यक्ति तो पशु पालेगा। पशुओं के लिए युद्ध भी होंगे, हर व्यक्ति पशु पाल रहा है, पशुओं को बेचकर ही भोजन मिल सकता था। तो अरब के क्षेत्र में कौन पशु खरीदता? अरब के क्षेत्र में तो कोई विशेष पशु नहीं खरीदता। तो अरब के क्षेत्र में अगर पशुओं की बिक्री नहीं हो सकती, दूध पशुओं से आप जितना उत्पादित करेंगे वो खुद ही पी लीजिए, तो ऐसे जीवन तो नहीं चल सकता था। दूध आप पी सकते हो, कपड़े कहां से पहनोगे? उसके लिए तो पूंजी चाहिए, विनिमय की कोई वस्तु चाहिए जिससे आप विनिमय कर सकें। ये सारी चीजें थी। तो जब पशुपालन से जीविका नहीं चल सकती तो इन अरबों ने व्यापार का मार्ग ढूंढा, और इस व्यापार में भी ये क्या करते थे? वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय ये करते क्या थे? यहां से वस्तुओं को उठाते थे। अब इन वस्तुओं में क्या होता था? जो भारत से वस्तु लेके जाते थे, इन वस्तुओं में क्या होता था? चंदन की लकड़ी हो गई, खुशबूदार लकड़ी, मसाले, काली मिर्च, वस्त्र सूती, रेशमी सूती दोनों। ठीक है, अन्य और बहुत सी वस्तुएं होती थी, हाथी दांत इत्यादि होते थे, लकड़ी के बनावटी सामान भी बहुत से होते थे। इन सभी वस्तुओं को ये भारत से खरीदते थे। ठीक, भारत से खरीदने के बाद ये इन वस्तुओं को यूरोप, मिस्र और अफ्रीका, इन 3 देशों में बेच देते थे। यानी भारत की वस्तुएं खरीद करके इन देशों में पहुंचाने का कार्य अरबों के माध्यम से। तो अगर यहां से खरीदा है, वहां बेचने लेके जा रहे हैं, तो क्या फ्री में सब कुछ दे देंगे? कुछ प्रॉफिट नहीं लेंगे? कुछ तो प्रॉफिट लेंगे ही लेंगे। अब करते क्या है कि यहां से ये वहां की वस्तु खरीदते थे, जिनमें शराब, घोड़े भी होते थे। ठीक है, अन्य वस्तु ये प्रमुख थे। ठीक है, अन्य चीज ये सब खरीद कर लाते थे, और ये चीज भारत में, चीन में, जापान में, और ये जो भारत के आसपास टापू नगर हैं, टापू वाले देश हैं जैसे इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, ये सब हैं, इन क्षेत्रों में भी ये इन चीजों को बेच देते थे। यानी हुआ क्या? दूरस्थ देश और भारत के बीच में वस्तुओं के विनिमय में मध्यस्थी की भूमिका निभाने का काम अरबों का है। कब से? अरब आक्रमण से पूर्व से। यानी संबंध अच्छे हैं, व्यापार कर रहे हैं, व्यापारी हैं, तो भारत के साथ संबंध भी इनका अच्छा रहा होगा। और अरबों ने इस्लाम के उदय से पूर्व यही कार्य करना प्रारंभ किया है, और इसी के तहत ये अपना काम चला रहे हैं, जीविका का निर्वाह कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं कैसे क्या हुआ।
भारत पर अरब आक्रमण। ठीक है, यहाँ हम लोग करते क्या हैं कि पहला आक्रमण मुंबई के पास ठाणे जिला है महाराष्ट्र का एक। ठीक है, यहां पर 636 ईस्वी में होता है अरबों का आक्रमण, और इस समय खलीफा के मोहम्मद उमर लेकिन इस आक्रमण में अरबों को सफलता नहीं मिली। यह व्यापारिक अधिकार के लिए था। यहां पर कुछ क्षेत्र जीत भी लिए जाते, तो यहां पर एक व्यापारिक बस्ती बनाई जाती, लेकिन इसमें सफलता नहीं प्राप्त कर पाए। दूसरा आक्रमण 644 ईस्वी में अब्दुल्ला बिन उमर के द्वारा किया गया। अब्दुल्ला बिन उमर के द्वारा किया गया। ठीक है, और इस आक्रमण में सिंध को विजित भी किया गया। सिस्तान और सिंध विजिट भी किया गया, यानी कुछ क्षेत्र विजिट किए गए। लेकिन इस विजय के पश्चात भी खलीफा ने इन क्षेत्रों को साम्राज्य में नहीं मिलाया। क्यों नहीं मिलाया? सबसे बड़ी बात तो ये थी, खलीफा से ये बताया गया कि सिंध की जो भौगोलिक दशा बहुत अच्छी नहीं है, वहां पर पानी की कमी है, वहां की जलवायु अच्छी नहीं है, वहां पर फलों की कमी है, अच्छे फल भी नहीं मिलते, यानी खाने वाने कुछ चीज नहीं है, ना तो फल है और ना पानी है। और जब फल और पानी नहीं है तो खाओगे क्या? उस क्षेत्र में जो डकैत हैं वो भी बड़े साहसी हैं, बहुत लूटपाट करते हैं। तो जब सब कुछ आपके अनुकूल नहीं है, आपको जो जानकारी मिली उसके अकॉर्डिंग ये है कि आपके हर चीज प्रतिकूल है, उनको अगर आप साम्राज्य में मिला लेते तो वहां से राजस्व की कोई प्राप्ति नहीं होगी, बल्कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए वहां अलग से व्यय करना पड़ेगा। तो ऐसी जगह को क्यों अधिकार क्षेत्र में लिया जाए? ये सोच करके खलीफा ने इसे अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया और वो जैसे था वैसे ही रह गया। ठीक, 659 में अल हारिस ने आक्रमण किया, लेकिन इस आक्रमण में अल हारिस मारा गया और आक्रमण पुनः विफल हो गया। यानी 644 के पश्चात सिंध में कोई एक ऐसा वंश शासन में आ जाता है जिसने अपनी सत्ता को काफी मजबूती से स्थापित किया, इतना ज्यादा मजबूती से कि उसने अरब सेनापतियों को या आक्रमणकर्ताओं को जो अब तक विजय पर विजय कर रहे थे उनकी पराजय भी होती है और उनकी हत्या भी की जाती है। ठीक है, 664 ईस्वी में अल मुहल्लब इसने आक्रमण किया, लेकिन परिणाम वही पुराना रहा। जो अल हारिस के साथ हुआ वही अल मुहल्लब के साथ भी हुआ, यानी अल मुहल्लब भी इस आक्रमण में मारे गए। अब समस्या ये थी कि ये जब दो आक्रमण विफल होते हैं, सेनापतियों की मृत्यु होती है,
तो अब इसके बाद काफी समय तक भारत पर या सिंध पर अरब आक्रमण नहीं हुए। ठीक है। और जब अरब आक्रमण नहीं होते हैं तो अरब के क्षेत्र से होने वाले आक्रमण से सिंध का शासक निश्चिंत हो जाएगा। उसको लगेगा अरबों को इतनी जबरदस्त पराजय दे दिया कि अब दोबारा अरब आक्रमण नहीं करेंगे। ठीक हुआ क्या? सात सौ ईस्वी के दशक में, ठीक है, अरबों ने बलूचिस्तान व मकरान इसे जीत लिया। यानी इन दोनों क्षेत्रों को जीतने का मतलब भारत में प्रवेश का मार्ग खुल गया। अब वो कभी भी भारत पर आक्रमण कर सकते हैं। भारत में प्रवेश करने का मार्ग खुल चुका है। अरब जगत का और भारत सिंध का सीमाएं एक दूसरे से मिलती हैं, और जब सीमाएं एक दूसरे से मिलती हैं तो मेढ़ डाल का झगड़ा जब चाहो तब हो सकता है। मौका भी मिल गया इसी समय। हुआ क्या? श्रीलंका के शासक ने कुछ उपहार खलीफा वाहिद जो दमिश्क का था, ठीक, और इसके गवर्नर थी अल हज्जाज। इराक के थे ये गवर्नर, इराक के गवर्नर अल हज्जाज। इन दोनों के लिए उपहार था इसमें। मुख्यतः अल हज्जाज का ही था, लेकिन अब उनका तो वाहिद का भी लगता, खलीफा वाहिद का भी लगता। और इस उपहार में क्या था? कुछ खूबसूरत युवतियां, और संपत्ति, जिनमें स्वर्ण मुद्राएं थी, कुछ दास थे, हीरे जवाहरात थे, मणियां थी। ठीक है, बात यही थी। कहते हैं ये कुल 8 जहाज में भेजे गए, लेकिन देवल के तट पर समुद्री लुटेरों ने जहाज को लूट लिया। अब इन युवतियों में कुछ इतिहासकार जो हैं वो ये कहते हैं कि ये युवतियां जो हैं ऐसी थी जिनके पिता की हत्या हो गई या पिता नहीं थे, अनाथ थी, वो युवतियां थी। कुछ इतिहासकार ये कहते नहीं ऐसा नहीं था, राजा ने इनको खुश करने के लिए साम्राज्य की जो सुंदर सुंदर लड़कियां थी कमेज की, उनको भेजा था ताकि खुश हो जाएं, ये सब व्यापारिक दशाएं अच्छी रहें, कुछ लाभ की स्थिति हो, डर भी कम हो जाए, व्यापारिक आक्रमण भी ना हो। ये सारी चीजें थी। क्या सही था पता, ठीक है। जहां तक यही लगता है कि गवर्नर और खलीफा को खुश करने के लिए ये युवतियां ही भेजी गई थी। कोशिश ये रही होगी कि ये युवतियां खूबसूरत हों, कम उम्र की हों और इन लोगों को खुश कर सकें, क्योंकि अरबी हैं, कामुकता इनमें ज्यादा थी। ठीक है। अब जहाज लूट गया, तो जब जहाज लूट गया है, जहाज समुद्री लुटेरों ने लूटा है, समुद्री लुटेरों को पकड़ो ना। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इराकी गवर्नर अल हज्जाज ने
सिंध के शासक दाहिर से कहा कि लुटेरों को पकड़कर दंडित करो और सामान की बरामदगी करो। भाई लुटेरे पकड़े जाएंगे तो सामान की बरामदगी हो ही जाएगी। लेकिन प्रत्युत्तर में दाहिर ने यह कहा कि लुटेरे मेरे साम्राज्य में नहीं आते, मेरा इनके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है, मैं इन्हें दंडित करने में अक्षम हूं। क्योंकि आपका मामला है तो यह आप अपने ही स्तर से देख लीजिए। समस्या यही आ गई। इनको ये लगा कि नहीं ये जानबूझ के लुटवाया होगा जहाज को। अब संदेह तो आ ही जाता है भाई, ऐसी बातें आने पे जहाज को जानबूझ कर लुटवाया होगा, जहाज को जानबूझ कर लुटवाया है तो उसमें दिक्कत हो सकती है, इसलिए दंडित अब इनको किया जाए। और जब ये सारी चीजें हो गई, ऐसे उत्तर सुने, तो यहीं से शुरू होता है दाहिर को दंडित करने की नीति। 2 सैन्य अभियान भेजे गए हज्जाज के द्वारा, लेकिन ये दोनों सैन्य अभियान विफल हो जाते हैं। यहां तक कि इनका जो नेतृत्व करता थे उनकी हत्या कर दी जाती है, इन पराजय मिलती है। ठीक, अब समस्या ये थी अल हज्जाज के लिए कि सम्मान बचाना है। सम्मान कैसे बच सकता था? उसे बचाने के लिए जरूरी था दाहिर की पराजय। इसलिए एक नया सैन्य अभियान संगठित करता है। सैन्य अभियान था क्या? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में एक व्यवस्थित बड़ी सेना को सिंध विजय के लिए भेजना। मोहम्मद बिन कासिम सिंध अभियान पर उम्र 17 वर्ष, एक पूर्ण यौवन को प्राप्त कर चुका साहसी युवक। 17 वर्ष थी। साथ ही साथ इसके विषय में कहा जाता है शासी था। मोहम्मद बिन कासिम हज्जाज का भतीजा और दामाद दोनों। ठीक, सबसे पहले एक बड़ी सेना के साथ जिसमें भारत के भी कुछ लोग सम्मिलित हो गए थे, यानी अरबों के इस आक्रमण से ही भारतीय लोगों का अपने शासकों के खिलाफ शत्रुओं से मिलने की परंपरा स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, बड़ी सेना के साथ मोहम्मद बिन कासिम ने देवल पर आक्रमण किया। अब इस आक्रमण जब यहां करता है तो दाहिर को देवल बंदरगाह की सुरक्षा करनी चाहिए थी, लेकिन दाहिर ने बंदरगाह को छोड़ दिया। मतलब कोई सुरक्षा नहीं की, कोई प्रयास भी नहीं किया कि उसकी सुरक्षा की जाए। वह बिना किसी प्रयास के, बिना युद्ध किए ही देवल पर मीर मोहम्मद बिन कासिम को अधिकार कर लेने दिया। पहली गलती यही हुई। यदि यहीं पर दाहिर ने मोहम्मद बिन कासिम पर आक्रमण किया होता तो शायद मोहम्मद बिन कासिम के उत्साह को कम किया जा सकता था। लेकिन जैसे जैसे क्षेत्र मोहम्मद बिन कासिम विजित करता जाएगा, उसके उत्साह और उसके सहयोगियों की संख्या भी बढ़ती जाएगी और दाहिर की उत्साह और सहयोगियों की संख्या भी घटती जाएगी, क्योंकि भय व्यक्ति को किसी भी पक्ष में बदल सकता है। ठीक है, देखिए यहां देवल पर आक्रमण किया, दाहिर ने युद्ध नहीं किया।
और नीरुन पहुंचे। कासिम देवल से नीरुन पहुंचता है। फिर यहां दाहिर ने नीरुन को छोड़ दिया बिना युद्ध किए ही। नीरुन में अधिकतर बौद्ध भिक्षु थे। बौद्ध भिक्षुओं की जब बात की जाती है तो शांति प्रिय होते हैं, युद्ध बहुत कम करते हैं, युद्ध से मतलब नहीं होता, बस शांति चाहिए। इन बौद्ध भिक्षुओं ने किसी भी प्रकार का कोई प्रयास नहीं किया नीरुन की सुरक्षा के लिए, और इन्होंने नीरुन नगर को कासिम को सौंप दिया। ठीक, और साथ ही साथ जजिया देना स्वीकार कर लिया। अब समस्या ये था इसके बाद वो क्या करें। ठीक, कासिम इसके बाद सेहवान की तरफ बढ़ता है। सेहवान पर उस समय शासन दाहिर के चचेरे भाई बहजरा का था। बहजरा का शासन था। बहजरा बजहरा दोनों नाम मिलता है, बजहरा। ठीक है, अब समस्या ये थी कि जैसे ही बजहरा को सेहवान पर कासिम के आक्रमण की सूचना मिलती है, बजहरा ने भी सेहवान छोड़ा और जाटों की शरण में चला गया। सेहवान पर भी उसका अधिकार। सेहवान विजित करने के बाद जाटों पर आक्रमण किया, जाटों को पराजित किया और बहजरा मारा गया। ठीक, अब समस्या ये थी कि क्या किया जाए। दाहिर रावर के दुर्ग में शरण लिए हैं, अपने बेटे को भी वही बुला रखा है रावर के दुर्ग के पास ही, और यहीं पर अब अंतिम लड़ाई की तैयारी करते हैं। कासिम ने ये इतने क्षेत्र विजित करने के बाद रावर के दुर्ग का डेरा डाला। कहते यहां पर एक भीषण युद्ध हुआ और ऐसा लगा कि दाहिर के सेनापतित्व में उसकी सैनिक योग्यता के आगे मीर कासिम पराजित हो जाएगा। लेकिन उसी समय दाहिर के हाथी के पैरों में बाणों की बौछार की जाती है और उसकी वजह से भाई पैर पर चोट लगेंगे, पैर को इधर उधर झटकेगा, तो दाहिर नीचे गिर गए। कहते हैं जब दाहिर नीचे गिर गए तो काफी समय तक वह नीचे अरब सैनिकों से जबरदस्त युद्ध करता है। ऐसा लगा कि कहीं हार न जाए, लेकिन मीर कासिम ने अपने घुड़सवार तीरंदाजों को, भाई पैदल सैनिकों को वार कर, उसने घुड़सवार तीरंदाजों से सिर्फ और सिर्फ दाहिर को ही टारगेट करके बाण मारने की अनुमति। और कहते हैं दाहिर जब युद्ध के क्षेत्र में लगा था, गिरा, तो उसके शरीर में कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं था जहां बाण न लगे। कहते वीरता से मरा युद्ध के मैदान में। और पुनः रावर के दुर्ग का विजय हो गया। जय सिंह जो कि इनका बेटा था युद्ध में वो भी, लेकिन वह अपने आप को युद्ध से जिंदा बचा करके भाग निकलता है। जय सिंह ने क्या किया कि रावर के दुर्ग की जिम्मेदारी दाहिर की विधवा रानी बाई इनके जिम्मे छोड़ा और स्वयं जय सिंह ब्राह्मणाबाद चला गया। कहते हैं रानी ने काफी समय तक रावण दुर्ग की रक्षा की, लेकिन जब उसे यह लगा कि अब वो पराजित हो जाएंगी, दुर्ग की रक्षा नहीं कर सकती, तो इन्होंने अन्य स्त्रियों के साथ मिलकर के जौहर कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कासिम रावण दुर्ग के बाद ब्राह्मणाबाद की तरफ बढ़ता है।
कहते हैं यहां आक्रमण किया और यहां पर जय सिंह की पराजय होती है, बंदी बनाए जाते हैं और इसने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। जय सिंह की पराजय के पश्चात ही सिंध विजय पूर्ण हो जाता है। और जो थोड़ा बहुत हिस्सा था, कोई ऐसा नहीं था जो प्रतिरोध कर सके। ठीक है, अब समस्या ये थी कि यहीं पर दाहिर की दूसरी विधवा रानी लाड़ी बंदी बनाई जाती हैं और रानी लाड़ी की ही दो पुत्री सूर्या देवी और परमाल देवी, ये दोनों बंदी बनाई जाती हैं। ठीक, यहीं पर जिनको बंदी बनाने के बाद इसने मुल्तान पर आक्रमण किया। जब मुल्तान पर आक्रमण किया तो कहते हैं मुल्तान को विजिट करने के बाद यहां से इतना ज्यादा सोना चांदी मिला कि मुल्तान का नाम ही स्वर्ण नगरी रख दिया गया। बहुत ज्यादा मिला था। अब समस्या ये थी, मीर कासिम भारत के अन्य क्षेत्रों पर भी विजय करना चाहता था, लेकिन इसी समय अरब में परिवर्तन हुआ। खलीफा अल-वाहिद और हज्जाज दोनों की मृत्यु हो गई और दूसरा भाई उनका गद्दी पर बैठा और उसने इन्हें वापस बुला लिया। तो कासिम का जो अभियान था वो यहीं रुक गया, मुल्तान तक ही। अब जब वहां गए तो ये जो जीता हुआ सोना है, ये दो खूबसूरत लड़कियां हैं, इन दोनों को इसने खलीफा को भेंट किया ताकि खलीफा से नजदीकी बढ़ाया जा सके। ठीक, कहते हैं जब ये दोनों लड़कियां खलीफा के पास पहुंची, तो लड़कियों को भेंट करने का उद्देश्य क्या था? ठीक है, कहते हैं जब खलीफा ने इनको बुलाया, बहुत खूबसूरत भी थी, इसीलिए इन्हें गिफ्ट के तौर पर भेंट किया गया था कि आपकी सेवा में। जब ये पहुंची तो इन्होंने सीधे सीधे खलीफा से कहा, देखिए हम तो विजय की वस्तु हैं, अब तो हम आपके पास आ ही गए हैं, आप जो कहेंगे वो मैं करूंगी, खुशी से करेंगे, अच्छे से करेंगे, जो भी होगा सब कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन आप पहले मेरी एक बात सुन लीजिए, उसके बाद जो निर्णय आप लेंगे वो हम लोग करेंगे। पूछा क्या बात है? कहा, तब इन लोगों ने मीर कासिम के ऊपर एक आरोप लगाया कि अगर आप ये हमें सोचते हो कि हम पवित्र हैं तो वो गलत है। आपके पास भेजने से पहले हम लोगों के साथ मीर कासिम ने संभोग कर दिया है। बहुत गुस्सा, कैसी चीज। तुरंत खलीफा भाई पहले से ही बहुत खुश नहीं था उससे, उसने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि मीर कासिम को मेरे सामने कल प्रातः बैल की खाल में बंद करके सिल दिया जाए, बैल की खाल में भर के मेरे सामने उपस्थित किया गया। कहते हैं सैनिकों ने ठीक वही किया, रात में ही उसको बैल की खाल में सिल दिया गया और जब सुबह खलीफा के सामने उसको लाया जाता है तो दम घुटने से मीर कासिम की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और इस तरीके से मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु होती है। जब असलियत पता चली खलीफा को कि लड़कियों ने झूठ बोला है तो उसने इन्हें भी दंडित किया और आदेश दिया कि इन दोनों को घोड़े के पीछे बांध करके तब तक घसीटा जाए जब तक इनके शरीर में खून का एक भी बूंद बचा हो। तो एक बुद्धिमत्ता थी, अपने सतीत्व की भी रक्षा कर ली और अपने दुश्मन पिता के हत्यारे को भी मृत्यु दंड दिलवा दिया। बौद्धिकता थी। ठीक है, इस प्रकार मोहम्मद बिन कासिम की कथा समाप्त होती है। अरबों ने सिंध का विजय कर दिया। ठीक है, आगे हम लोग अब तुर्क आक्रमण की तरफ बढ़ते हैं और ये देखा जाए भारत पर तुर्कों ने कैसे विजय प्राप्त किया।
जब तुर्कों की बात आती है तो इन तुर्कों के विजय में दो व्यक्ति, एक महमूद गजनवी और दूसरे हैं मोहम्मद शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, ये दो। गजनवी के विषय में जो बात होती है उसमें यह देखा जाता है कि इनके विषय में यह कहा जाता है कि महमूद गजनवी ने भारत पर 17 आक्रमण किए। एक दो नहीं, 17 आक्रमण करता है। और इन 17 आक्रमणों में महमूद गजनवी किसी भी आक्रमण में पराजित नहीं हुआ, बल्कि उसने लगातार विजय हासिल की। जब उत्तबी के कथन को देखते हैं तो उसने ये कहा कि युद्ध या आक्रमण का कारण जिहाद करना था। मोहम्मद गोरी को अभी हम लोग यहां से हटा दें, जिहाद करना था। लेकिन दूसरा पक्ष ये कहता है कि इसका उद्देश्य धन की प्राप्ति था। कारण क्या है कि महमूद गजनवी संपूर्ण अरब जगत को विजित करना चाहता था। ठीक, और अगर महमूद गजनवी संपूर्ण अरब को विजित करना चाहता है तो इस विजय के लिए उसे सेना की आवश्यकता होगी। ठीक, और अगर सेना की आवश्यकता होती है या सेना की संख्या बढ़ानी हो तो सेना की वृद्धि के लिए सेना को आधुनिकतम तरीके से उत्कृष्ट बनाने के लिए पूंजी चाहिए। और वह पूंजी महमूद गजनवी को मिल कहां सकती थी? भारत में। इसीलिए उसने भारत पर लगातार आक्रमण किए। ठीक, दूसरी चीज, अब हम लोग भारत की जब दशा देखते हैं तो वह कुछ अलग प्रतीत होती है। देखिए, जैसे बांग्लादेश को भी अगर हम लोग जोड़ दें इसमें, ये चीज हो जाएंगी। अब इधर संपूर्ण पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला कुछ क्षेत्र, ये पूरा। ठीक, ये पूरा हो गया। अब देखिए, ये जो है हिमालय रेंज हो गई, यहां पर हो गया ये हिंदकुश पर्वतमाला। जब हम यहां की बात करते हैं तो महमूद गजनवी के समय इस क्षेत्र पर ब्राह्मण शाही वंश के जयपाल का शासन स्थापित था। ये शासन करते थे। और महमूद गजनवी के पिता नाम था सुबुक्तगीन। गीन ने भी भारत पर आक्रमण किया था और उस आक्रमण में जयपाल की पराजय हुई। युद्ध का जो वर्णन मिलता है उसके अनुसार कहते हैं कि युद्ध बहुत भीषण था। ऐसा लग रहा था कि सुबुक्तगीन की पराजय हो सकती है।
लेकिन उसी समय हिम वर्षा हो जाती है और उस हिम वर्षा में जयपाल का जो हाथी था वो भाग खड़ा होता है। जयपाल का जब हाथी भाग खड़ा होता है तो सेना भी भाग खड़ी होती है और सुबुक्तगीन की विजय होती है। बाद में संधि हुई, संधि के तहत काफी क्षेत्र सुबुक्तगीन को दिया गया, काफी पूंजी लगभग 7 लाख दिनार दिए गए थे, लगभग 50 हाथी दिए गए और भी चीजें दी गई और एक संधि हो गई। लेकिन एक आक्रामकता की नीति का पालन जयपाल कर रहा है। वो अपने पड़ोस में किसी शक्तिशाली राष्ट्र के उदय को सहन नहीं कर सकता, इसलिए राजपूतों का संगठन बनाना, अलग अलग चीजें, ये सारी चीजें। ठीक, ऐसे में यहां ब्राह्मणशाही, चंदेल, गुजरात, यहां कश्मीर का क्षेत्र पूरा ये क्षेत्र है और इसका जो युद्ध अभियान चला वो ऐसे गुजरात होते हुए एक मार्ग था। पहला आक्रमण महमूद गजनवी ने 1000 ईस्वी में किया। हम लोग आते हैं इनके आक्रमणों पर कि आक्रमण किया तो इन आक्रमणों में स्थिति क्या थी। एक चीज याद रखिएगा कि महमूद गजनवी पहला सुल्तान है। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला सुल्तान महमूद गजनवी। ठीक, पहला आक्रमण, फर्स्ट। ये जो पहला आक्रमण होता है यह हिंदू शाही राज्य के सीमावर्ती दुर्गों पर हुआ। ठीक है, हिंदू शाही राज्य के सीमावर्ती कुछ दुर्ग जीते गए और वो वापस हो जाता है। यानी गद्दी पर बैठते ही महमूद गजनवी ने विस्तारवादी नीति का क्रियान्वयन किया। अरब में युद्ध, भारत में युद्ध, भारत पर आक्रमण, अरब में आक्रमण, भारत पे आक्रमण, अरब में आक्रमण, एक विस्तृत साम्राज्य। यानी तक खलीफा ने इसे अपना दाहिना हाथ कहा, क्योंकि खलीफा से ज्यादा शक्ति महमूद के पास थी। महमूद की सत्ता को मान्यता प्रदान की, महमूद ने सुल्तान की उपाधि धारण की, अलग अलग चीजें। दूसरा आक्रमण हिंदू शाही राज्य पर ही। ठीक, और इस आक्रमण में जयपाल पराजित हुए और बंदी बना लिया गया। ठीक, अब समस्या ये थी कि जयपाल की राजधानी उद्भांडपुर या बैहिंद, इस पर भी महमूद गजनवी का अधिकार हो गया। गजनवी ने इनके सामने एक रास्ता, या तो इस्लाम स्वीकार कर लो या तुम्हारा राज्य। लेकिन इस पराजय से यह बंदा इतना व्यथित हुआ कि आत्मदाह करके जीवन समाप्त कर लिया। ठीक है, और जयपाल के बाद इनके पुत्र आनंदपाल शासक। अब समस्या यह था कि आनंदपाल करते तो क्या। आनंदपाल ने एक काम किया इसमें, इन्होंने लगभग सभी राजपूत सरदारों का, राजाओं से सहयोग प्राप्त किया और एक संगठन बनाया महमूद गजनवी का मुकाबला करने के लिए। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आया है पीसीएस या आईएएस का, कि किस ब्राह्मणशाही शासक ने या उत्तर भारत के किस शासक ने राजपूत राजाओं का संगठन बनाया था महमूद गजनवी से मुकाबला करने के लिए। तो वो आनंदपाल हैं, जिन्होंने मेवाड़ तक के राजपूत, अलवर, मेवाड़, दिल्ली, अजमेर के राजपूत शासकों से सहयोग लिया। उन्होंने अपनी सेनाएं और आर्थिक सहायता भेजी। उन सभी के संगठन से निर्मित जो सेना तैयार हुई, उससे
महमूद गजनवी का मुकाबला करने की कोशिश की गई, लेकिन यह संगठित सेना भी पराजित होती है। यानी आनंद पाल भी पराजित हुए। और अब हिंदूशाही जो राजवंश था उसमें इतनी शक्ति नहीं थी कि वह गजनवी के आक्रमणों का प्रतिरोध कर सके। अब गजनवी को आगे बढ़ना था। ठीक है, क्योंकि हम लोग इसमें सारे आक्रमण जरूरी नहीं है पढ़ा जाए, क्योंकि सभी पूछते नहीं है, कुछ ही इंपॉर्टेंट हैं, कुछ ही को पूछा जाता है, तो हम लोग कुल उन्हीं पे करते हैं। ठीक है, चौथा आक्रमण मुल्ला दाऊद, मुल्तान का शासक। अब देखिए, अब उत्बी का ये कथन कि ये आक्रमण जिहाद के लिए किए गए थे, तो चलो हम मानते हैं आक्रमण जिहाद के लिए किए गए। तो जब आक्रमण जिहाद के लिए किया गया, तो जिहाद किसके खिलाफ होता है? गैर इस्लामिक लोगों के खिलाफ। तो चलो, जब तक ब्राह्मण शाही वंश पे हुआ, हिंदू राजाओं के खिलाफ युद्ध कर रहे हो, तब तक तो जिहाद। मुल्ला दाऊद तो इस्लाम को मानता था, इसके खिलाफ क्यों जिहाद कर रहे हो? यहां तो जिहाद नहीं होना चाहिए था, होना चाहिए था, यहां नहीं होना चाहिए था। मुल्तान पर आक्रमण किया गया, पराजित हुआ, संपत्ति लूटी गई और वापस। ठीक है, आनंद पाल के बेटे सुखपाल, उसे सत्ता सौंपी गई थी यहां, लेकिन सुखपाल ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था और उनका नया नाम आया था नौशाह। लेकिन जैसे ही गजनी पहुंचता है, नौशाह शाह ने इस्लाम को त्यागा और पुनः सुखपाल बन गए और अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। अब तो दंड मिलना ही चाहिए। पुनः गजनवी जब वापस आता है तो उसने सुखपाल पर आक्रमण किया दंड देने के लिए और उनकी हत्या कर दी गई। ठीक है, छठा आक्रमण, अब ये आक्रमण जो था वो आनंद पाल के खिलाफ था। ठीक है, और इस समय तक आनंद पाल की स्थिति भी बड़ी दयनीय थी। यानी प्रारंभिक 6 आक्रमण हिंदू शाही राजवंश और मुल्तान के मुल्ला दाऊद के खिलाफ किए गए। कहते इस आक्रमण में आनंद पाल पराजित हुए, बंदी बनाए गए और मार दिए गए। इस आक्रमण में भी आनंद पाल ने हिंदू राजपूत राजाओं का संगठन बनाया था ताकि वह महमूद गजनवी को आगे बढ़ने से रोक सकें, उसे पराजित कर सकें। लेकिन उन हिंदू राजाओं के संगठन ने भी गजनवी के खिलाफ कुछ नहीं कर पाए, पराजित हुए। और पराजय के पश्चात आनंद पाल का जो रहा सहा कुछ भी था वो सब भी खत्म हो गया। आत्मसमर्पण के लिए बाध्य हुए और बंदी बनाए गए। ठीक है, फिर जो भी ब्राह्मण शाही राजवंश था वो सब कुछ इन्हीं के गजनवी के हाथ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या था। सातवां आक्रमण। ठीक है, आनंद पाल, सातवां आक्रमण। देखिए, जो छठा आक्रमण हुआ था आनंद पाल के खिलाफ, उस आक्रमण में संपत्ति नाम मात्र की मिली थी, सिर्फ कुछ थोड़ी बहुत मात्रा में संपत्ति मिली। इसी संपत्ति की कमी को पूरा करने के लिए यह आक्रमण किया गया। और यह आक्रमण किया गया हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित नागरकोट मंदिर पर। कहते हैं यहां आक्रमण हुआ, इस क्षेत्र को विजित किया गया और यहां से अकूत मात्रा में संपत्ति प्राप्त की गई। जो भी वहां कमी थी वो सारी कमी यहां पूरी हो गई।
यहां से ये बताया जाता है कि पन्ना वन्ना 20-20 मन मिला था। 300 मन सोने मिले थे, लगभग 200 मन का अपरिष्कृत 2000 मन अपरिष्कृत चांदी मिली थी। बहुत चीज है ना। 7 लाख स्वर्ण दिनार मिले थे और कितनी ज्यादा पूंजी मिली थी कि किसी तरीके से ले जा पाए थे। ये चीजें हुई। ठीक है, अगला जो 8वां है वो मुल्ला दाऊद के खिलाफ पुनः किया गया, क्योंकि अधीनता फिर से छोड़ दी थी मुल्ला दाऊद ने, तो उसे बंदी बनाया गया इस बार और मुल्तान को अपने अधीन कर लिया गया। 9वां आक्रमण थानेश्वर के चक्रस्वामी मंदिर पर किया गया। थानेश्वर पर वहां चक्रस्वामी मंदिर को लूटा गया। 9वां आक्रमण थानेश्वर पर, यहां पर चक्रस्वामी मंदिर को लूटा गया। ठीक है, ये चीज यहां हुई, चक्रस्वामी मंदिर की लूट हुई। 10वां आक्रमण, यह आक्रमण आनंदपाल के पुत्र त्रिलोचन पाल गद्दी पर बैठते हैं आनंदपाल की मृत्यु के बाद। ठीक है, तो त्रिलोचन पाल के खिलाफ था। हिंदू शाही वंश। ठीक, हुआ क्या था, त्रिलोचन पाल के पुत्र थे भीमपाल। तो भीमपाल ने कश्मीर के राजा से मिलकर के मुकाबला करने की सोची। एक दुर्ग दर्रा पड़ता मरगला दर्रा, उसकी किलेबंदी की ताकि उसी से महमूद आता था तो उसको रोका जा सके। लेकिन महमूद ने मरगला दर्रे पर विजय प्राप्त किया और सुखपाल की पराजय होती है। ठीक है, और ये भाग करके कश्मीर पहुंचते हैं। बाद में त्रिलोचन पाल की मृत्यु हो जाती है और 1026 तक सुखपाल किसी तरीके से शासन को बनाए रखते हैं पहाड़ी क्षेत्र में, लेकिन नाममात्र का शासन होता है। जो भी शासन सत्ता थी वह इसी पराजय के साथ हिंदू शाही वंश लगभग समाप्त हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट आक्रमण ग्यारहवां कश्मीर में विजय का प्रयास किया था, लेकिन कश्मीर की भौगोलिक दशा ने यह प्रयास विफल कर दिया और वह लोहकोट से आगे नहीं बढ़ पाते। यानी पहाड़ी चीजें थी, वहां आप विजिट करके भी पाते क्या, कुछ ऐसा कुछ मिलने वाला नहीं था, इसलिए वहां पर ऐसा विजय करने का उसने प्रयास भी नहीं किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 12वां आक्रमण। ठीक है, 12वां आक्रमण कन्नौज पे किया गया। कन्नौज के शासक थे उस समय राज्यपाल। कहते हैं जब कन्नौज पर आक्रमण हुआ, ठीक है, कन्नौज पर यहां का शासक राज्यपाल, जब गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया तो शासक राज्यपाल बिना प्रतिरोध किए भाग खड़े हुए। ये तो गलत बात थी। प्रतिरोध तो आपको करना चाहिए था, अपने साम्राज्य की सुरक्षा करनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। एक दंड देने का काम था, तो बाद में हम लोग दंड दिलवाएंगे। ठीक है, यहां पर गजनवी ने अच्छी खासी लूट की। ठीक, ठीक, कन्नौज लूट किया। कन्नौज के पास ही मथुरा, वृंदावन यानी आसपास के जो भी धार्मिक नगरी थी, प्रत्येक जगहों पर लूट की, मंदिरों को लूटा और अकूत संपत्ति प्राप्त कर गजनी को वापस हुआ। अब समस्या ये थी कि राज्यपाल भागे थे, कायरता दिखाई थी। राज्यपाल के विरोध में चंदेल शासक विद्याधर गंड, इन्होंने क्या कहते हैं, उत्तर भारत के राजाओं का संगठन बनाया
और इस संगठन में राज्यपाल को दंडित करने का बात आती है और इस दंडित में राज्यपाल के ही मंत्री के द्वारा राज्यपाल की हत्या करवा दी जाती है विद्याधर के द्वारा। ठीक है, ये आक्रमण हुआ। अब समस्या ये थी कि दोबारा आता है गजनवी ने, कन्नौज को पुनः लूटता है, चले जाते हैं। उस दौरान ये घटना भी हो गई। अब बात कि गजनवी के द्वारा पराजित यानी बिना युद्ध किए यदि कोई शासक भाग जाए तो भारतीय कुछ राजा हैं जो उसे दंडित करेंगे, यानी प्रतिरोध गजनवी का बढ़ेगा। इसलिए जो 14वां आक्रमण होता है गजनवी का, जो 14वां आक्रमण होता है वो विद्याधर को दंडित करने के उद्देश्य से होता है। कहते हैं जब गजनवी बुंदेलखंड पहुंचा तो वहां उसने देखा कि विद्याधर एक बड़ी सेना के साथ गजनवी का इंतजार कर रहा है। कहते हैं गजनवी ने जब उसकी सेना और तैयारी देखी तो ये भयभीत हो गए, इन्होंने भी डेरा डाल दिया। एक दिन युद्ध हुआ, बिना किसी परिणाम के समाप्त हुआ। रात्रि हो गई और रात्रि में विद्याधर ने अपना साहस खो दिया। गजनवी के भी दिमाग में यह आया कि वापस हो जाएं, युद्ध में पराजय हो सकती है और पराजय हुई तो दिक्कत हो सकती है, इसके भी दिमाग में आया। लेकिन चुपके से ही विद्याधर गंड अपना साहस हार गए और रात के अंधेरे में ही गए। कहते हैं सुबह जब महमूद गजनवी नींद से जागा तो उसने देखा सामने मैदान खाली है। जब मैदान खाली है, राजा नहीं रह गया, तो उसने इसी विजय के पश्चात बुंदेलखंड में भीषण लूटपाट की। अच्छे से लुटाई किया। ठीक है, 15वां आक्रमण। ठीक, इस बार पंजाब विजय किया और यहां पर कर्मार्थियों का जो शासन था, एक व्यवस्था स्थापित की और कर्मार्थियों को पराजित किया। कहते हैं पंजाब विजय के ही उपलक्ष्य में महमूद ने एक सिक्का चलाया। ठीक, महमूद के सिक्के पर जो लेख लिखे हैं वो संस्कृत में। उसके सिक्के पर एक साइड में घुड़सवार और नंदी की आकृति है और दूसरे साइड में अव्यक्त मेकम अवतार महमूद लेख उत्कीर्ण है। इस साइड में अव्यक्त मेकम अवतार महमूद लेख उत्कीर्ण है, यानी महमूद के सिक्कों पर घुड़सवार और नंदी की आकृति है, यानी सिक्के हिंदू राजाओं के थे। सिर्फ उसमें थोड़े परिवर्तन के साथ महमूद ने उसे अपना नाम दे दिया। ठीक है, ये सिक्के पूछे जा सकते हैं महमूद के सिक्के पर क्या चीज था। ठीक, दूसरा जो लेख मिलता है अयम टकम महमूद पूरे घटित, अयम टकम महमूद पूरे घटित, यानी महमूद ने सिक्के पर टकसाल का भी नाम उत्कीर्ण कराने की परंपरा डाली। ये चीजें आ गई। ठीक है, 16वां आक्रमण महमूद का। 16वां आक्रमण ये गुजरात में स्थित सोमनाथ मंदिर पर किया। सोमनाथ मंदिर एक शिव जी का मंदिर था। इसमें ये कहते हैं कि बहुत ज्यादा चढ़ावा आता था,
10,000 गांव की आय इस मंदिर को मिलती थी। इसके अलावा जो अलग से चढ़ाया जाओ, इसमें एक अलग चीज थी, क्योंकि यहाँ जो लिंग था, शिवलिंग था, वो बिना किसी सपोर्ट के हवा में ऐसे बीच में कमरे में लटकता था। इसकी वजह से बहुत ज्यादा चढ़ावा बढ़ावा भी था। यहाँ कहते हैं जब आक्रमण किया उसने तो विशेष प्रतिरोध भी नहीं हुआ। वहां के जो लोकल नागरिक थे उन्होंने ही किया। वहां जो पंडित थे 50,000 की संख्या रही होगी, उन्होंने कोई प्रतिरोध नहीं किया महमूद ने सोमनाथ मंदिर की लूट की और कहते हैं यहां से अकूत मात्रा में संपत्ति प्राप्त किया। इतनी संपत्ति लूटी थी कि उसने अपने जो हाथी घोड़े ऊंट लाए थे उन पर भी जब लेकर के गया तो बहुत सी संपत्ति रेगिस्तान में गिर गई। जाटों ने बहुत सी संपत्ति लूट ली। ये चीजें हुई और अंतिम आक्रमण जो 17वां था वो उसने इस मात्रा को लूटने के पश्चात वापसी में जाटों ने जो तंग किया गया, इन्हीं जाटों को दंडित करने के उद्देश्य से आया हुआ और ये अंतिम आक्रमण था। अंततः 1030 में इसकी मृत्यु हो गई। ठीक, यानी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक महमूद। नंदी और घुड़सवार की आकृति वाले सिक्के किसके हैं? महमूद गजनवी। संस्कृत में लेख वाले मुस्लिम शासक, मुस्लिम सुल्तान के सिक्के महमूद गजनवी। 17 बार आक्रमण करने वाला सुल्तान महमूद। सोमनाथ पर आक्रमण। ठीक है, अंतिम इसके बाद हम लोग बात करते हैं मोहम्मद गोरी की। इनके कुछ युद्ध हैं प्रमुख, हम लोग केवल उन्हीं को बात कर लें। ठीक है, मोहम्मद गोरी ने प्रथम आक्रमण 1175 में किया। ठीक, अब देखिए गजनवी का अंतिम आक्रमण 1027, 1175 यानी 148 वर्ष पश्चात गजनवी के गोरी का आक्रमण हुआ। लेकिन फिर भी भारत की राजनीतिक दशा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। पहले भी जैसे हिंदू शासक आपस में ही युद्धरत रहते थे, इस समय भी ठीक वही स्थिति थी। वही कमियां उस समय, वही कमियां इस समय भी थी। कोई परिवर्तन या कुछ भी सीखने का प्रयास इन लोगों ने किया ही नहीं। ये स्थिति रही यहां पर। ठीक है, ये आक्रमण इन्होंने मुल्तान पर किया, विजिट किया और वापस। दूसरा आक्रमण गुजरात में किया। समस्या यहीं आ गई और यह आक्रमण इन्होंने जो किया, ये किया 1178 में। यहां अनहिलवाड़ पाटन चालुक्य वंश का शासन था। शासक थे मूलराज सेकंड। ठीक, इनकी माता थी नायिका देवी। नायिका देवी ने यहां युद्ध की पूरी रणनीति बनाई थी। ये जो युद्ध हुआ वो राजस्थान में आबू पर्वत, माउंट आबू बना हुआ है इसमें, बहुत अच्छी जगह है। आबू पर्वत की तलहटी में। कहते हैं इस युद्ध में गोरी की भीषण पराजय होती है। किसी तरीके से अपनी जान बचाकर भाग पाए थे।
भारत में गोरी की यह पहली पराजय हुई है कब? 1178 गोरी के चालुक्य वंश के शासक मूलराज द्वितीय के खिलाफ अभियान में, जिसमें माउंट आबू के पास हुए युद्ध में गोरी की भीषण पराजय होती है, जिसमें गोरी किसी तरीके से अपनी जान बचा करके भाग पाए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद गोरी ने 1178 में, 84 में ये कुछ आक्रमण किए, लेकिन वो अब पंजाब की साइड से कर रहे हैं, गुजरात साइड अब नहीं गए, क्योंकि गुजरात में एक बार जूता खा चुके थे, उधर जाने का कोई मतलब था ही नहीं। क्योंकि एक बार जब आप कहीं पे बहुत ज्यादा लतियाए गए हो तो दोबारा आप उधर नहीं जाना चाहते। जब पंजाब की तरफ से आप आक्रमण कर रहे हो तो शुरुआत में धीरे धीरे क्षेत्रों को आप विजिट करेंगे, ठीक है। और इसी में एक प्रश्न आ गया भटिंडा को लेकर के। भटिंडा, इस पर जो अधिकार की बात थी वो पृथ्वीराज थर्ड, इसी को राय पिथौरा भी कहते हैं, यह अधिकार मानते थे अपना। गोरी ने यहां आक्रमण किया और इस पर अधिकार कर लिया। अब जब यहां आक्रमण करके गोरी ने अधिकार कर लिया तो ये तो उनकी सत्ता को चुनौती था, इसलिए पृथ्वीराज ने वहां आक्रमण किया और 6 माह के घेरे के पश्चात भटिंडा पर पुनः अधिकार कर पाए। जब गोरी को यह बात पता चली तो गोरी ने कहा, अरे तो हम जीत लिए थे, तो तू फिर छीन लिया, अब फिर से युद्ध करना पड़ेगा। और अंततः दोनों योद्धा 1191 में तराइन के युद्ध में आमने सामने होते हैं। ये तराइन है हरियाणा के पास, हरियाणा में, आधुनिक हरियाणा, ठीक है। और इस युद्ध में गोरी की पराजय होती है। देखिए प्रमुख युद्ध कौन कौन से गोरी के? तराइन का प्रथम युद्ध 1192 में, तराइन का सेकेंड युद्ध 1194 में, चंदावर का युद्ध, ये भारत में हुए हैं। फिर 1205 में एक अरब में युद्ध लड़े, अंधकुद का युद्ध, ठीक है, ये युद्ध हुए। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने गोरी को भीषण पराजय दी। गोरी अपनी जान बचाकर किसी तरीके से युद्ध के मैदान से भाग पाए, क्योंकि राजपूतों में एक परंपरा थी कि भागते हुए शत्रु का पीछा नहीं करते थे। पृथ्वीराज चौहान ने उस परंपरा का पूरा निर्वहन किया, भागते हुए गोरी का पीछा नहीं किया। उनको ये लगा कि गोरी हार गया, अब नहीं आएगा। लेकिन 1192 में गोरी पुनः नई चुनौती, नई तैयारी के साथ तराइन के मैदान में पुनः उपस्थित होता है और इस युद्ध में पृथ्वीराज की पराजय होती है। यहीं से चालू होता है भारत में इस्लामिक सत्ता की स्थापना, ठीक। चंदावर के युद्ध में कन्नौज के शासक जयचंद की पराजय होती है। ये गढ़वाल वंशी शासक थे जयचंद। पृथ्वीराज तराइन के युद्ध में या पृथ्वीराज के खिलाफ इन्होंने गोरी को पृथ्वीराज के ऊपर आक्रमण करने के लिए गोरी को आमंत्रित भी किया था। उसके पीछे बहुत सी कहानियां हैं। कहते ये हैं कि भाई आपस सीमावर्ती क्षेत्र हैं तो आपस में युद्ध होते रहते थे, दुश्मनी बड़ी कट्टर वाली चलती थी। अपनी बेटी का स्वयंवर इन्होंने रचाया संयोगिता का, और संयोगिता जो है वो पृथ्वीराज चौहान को प्रेम करती थी, पृथ्वीराज चौहान भी संयोगिता को प्रेम करते थे। ये बात जब पता चली तो मंडप से ही पृथ्वीराज चौहान ने इनकी पुत्री संयोगिता को उठा ले गए थे, साहस की बात। और जब पुत्री को उसके विवाह के मंडप से उठा ले गए, विवाह कर लिए,
तो दुश्मनी तो और प्रगाढ़ हो जाएगी। कहते हैं इसी दुश्मनी के उसमें इन्होंने उनको बुलाया और बाद में खुद भी समाप्त हो गए। तो ये राजपूताने की कहानी है। आपस में एक दूसरे के खिलाफ ये षड्यंत्र और बेवकूफी वाले काम होते रहते थे। खूब किया इन लोगों ने। अंधखुद का युद्ध आरंभ में ही लड़े, वहां पर इनकी गोरी की पराजय होती है। कहते हैं बहुत भीषण पराजय हुई। भारत में ये सूचना मिली कि गोरी अंधखुद के युद्ध में मर गए। कई लोग यहाँ सक्रिय रहते, खोखर ने विद्रोह कर दिया, कुछ क्षेत्र विजित हो गए। गोरी ने जिंदा होने का सबूत देने के लिए यहाँ आते खोखरों के खिलाफ युद्ध किया, उसमें खोखरों की पराजय हुई। और जब सबूत देने के बाद वापस जाते रहते हैं तो अफगानिस्तान में दमयक नामक स्थान पर नमाज अदा करते समय कुछ विद्रोहियों ने चाकू घोंपकर हत्या कर दी थी। इतनी बड़ी निर्मम हत्या हुई थी। ठीक है, तो भाई खुद इतने लोगों को मारे हो तो तुम्हारी भी तो हत्या होगी होगी। ठीक, तो ये चीज हुआ। अंततः गोरी की भी पराजय हुई। भारत में अब स्थिति ये थी कि गोरी ने सत्ता अपने यानी जो विजित क्षेत्र थे उनकी व्यवस्था के लिए अपने दो गुलाम, इनके कोई बेटे नहीं थे, दो गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक और दूसरा कुतुबुद्दीन बख्तियार खलजी, इन दोनों को छोड़ रखा था। ऐबक ने दिल्ली पर सत्ता स्थापित की और बख्तियार खलजी ने, जब चंदावर का युद्ध चल रहा था उसी समय सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन पर आक्रमण करके बंगाल विजित कर लिया और इसी ने नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों को जला दिया था। कहते हैं नालंदा विश्वविद्यालय में पुस्तकें कई दिनों तक जलती रही थी, इतनी ज्यादा थी, क्योंकि उस समय नालंदा विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज में गिनी जाती थी। ठीक है, ये चीजें थी, गोरी पाई गए हैं, सत्ता की स्थापना हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास कल करते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग क्लासेस में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।